हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। बेटा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम आज स्टडी करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे मेंडल ने कौन कौन से लॉज दिए थे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, Mendel's law of inheritance, which are given on the basis of monohybrid cross, हम वो अब इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, मैंने कल आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था लास्ट वाली वीडियो के अंदर। उसमें हमने क्या स्टडी किया था? फॉर एग्जांपल हम एक कैरेक्टर की ट्रांसमिशन स्टडी करना चाहते हैं, वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। सपोज करो हमने स्टेम की हाइट का ट्रांसमिशन स्टडी करना है, तो उसके लिए हम पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे। पेरेंट्स में से वन विल बी मेल एंड अनदर विल बी चूजन एज ए फीमेल। एक पहले हम इनका फिनोटाइप डिसाइड करेंगे। मेल सपोज को हमने टॉल ले लिया, तो फीमेल कैसा होगा? ड्वार्फ। ठीक है, देन जीनोटाइप, आप सबको पता है कि मेंडल ने प्योर लाइन प्लांट सेलेक्ट किए थे, तो टॉल कैपिटल टी और ड्वार्फ स्मॉल टी। फिर क्या हुआ बेटा? गैमेट फॉर्मेशन। क्या होती है? गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में से दोनों फैक्टर्स सेपरेट हो जाते हैं और दोनों फैक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए कैपेबल हो गए। फिर इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, F1 जनरेशन आती है। F1 जनरेशन में जो टोल होता है यानी कैपिटल टी एक्सप्रेस करता है और स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करता, बिकॉज इट इज डोमिनेंट एंड दिस वन इज रिसेसिव। ये कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन ये वाली आई। फिर हमने इसकी सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग कराने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराते हैं, तो दो टाइप के गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जब इन इंडिविजुअल की आपस में क्रॉसिंग होती है तो ये वाला सिनेरियो होता है। 3 plants will be tall and 1 plant will be dwarf। ठीक है, एक होमोजाइगस टोल होगा इस तरीके से, दो हेटेरोजाइगस टोल और एक होमोजाइगस ड्वार्फ। गॉट इट स्टूडेंट्स? और इस F2 जनरेशन में मेंडल ने फिनोटिपिक रेशियो क्या देखा? 3:1 था। और बेटा जो जीनोटिपिक रेशियो था वो था 1:2:1। ठीक है, 3 प्लांट टोल थे और एक प्लांट कैसा था? ड्वार्फ। ये सब बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जीनोटाइप में ये वाला जीनोटाइप था। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेंडल ने इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे कौन कौन से लॉ दिए थे। तो मेंडल ने 4 लॉज दिए थे। ठीक है, जिनमें से 3 लॉ कौन से क्रॉस के बिहाफ पे दिए गए थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे। मेंडल का जो फर्स्ट लॉ होता है, मैं थोड़ी टाइम के लिए आपको ये वाला जो इधर जो भी लिखा हुआ है उसको रख करती हूँ, क्योंकि आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पता ही है क्या क्या टर्म्स यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है, वो सब आपको क्लियर है। हम यहाँ पे लॉज के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। तो मेंडल के लॉ में जो फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। क्या कहलाता है बेटा? लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर क्या कहता है कि हर कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म। यहाँ पे देखो, मैंने बताया कि टोल प्लांट है तो या तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन होंगे हमेशा 2 फैक्टर। ड्वार्फ प्लांट है उसके लिए भी 2 ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको राउंड सीड कहूँ तो ये वाला होगा, मैं आपको रिंकल्ड सीड कहूँ तो ये वाला होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई येलो कलर है तो ये से, ग्रीन कलर है तो इस कंडीशन में। इसका मतलब क्या है कि फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर्ड फॉर्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर। चाहे किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हम फैक्टर ले लें, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर्ड फॉर्म। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं फर्स्ट लॉ को? मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ factors responsible for each character are always present in paired form, कि हर कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं
वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल टोल किसके लिए है, ड्वार्फ स्पून। आगे समझिए, ये मेंडल का फर्स्ट लॉ था, दैट वाज नोन एज लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। अब इसके बाद आगे देखेंगे कि जो पेयर्ड फैक्टर्स थे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वो फैक्टर सेपरेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं। अब दोनों फैक्टर के पास इक्वल चांस होता है नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए। इसको हम क्या नाम देंगे, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हम क्या नाम देंगे इसे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और वी कैन से दिस वन इज नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। अब मैं वो आपको आगे बताऊंगी कि क्या होता है, आप पहले ये नोट कर लें। अगर आपने नहीं भी नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। हाँ, स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे जो मैंने वर्ड सेग्रीगेशन लिखा है इसका मतलब होता है सेपरेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि जो पेयर्ड फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर हमेशा पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, वो सेपरेट कर जाते हैं। और कब सेपरेट कर जाते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और नेक्स्ट जनरेशन में इंडिविजुअली इनहेरिट करते हैं। ठीक है, हम इसी लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ क्यों कहते हैं। तो हम इस लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पेयर्ड फैक्टर्स विल सेपरेट और वी कैन से विल सेग्रीगेट। कब सेग्रीगेट कर जाएंगे, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, विल सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन and having equal chance to transmit in the next generation। और नेक्स्ट जनरेशन में उन दोनों फैक्टर में से कौन जाएगा, ये दोनों के पास इक्वल चांस होता है। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मैंने बताया कि यहाँ पे कैपिटल टी पेयर्ड फॉर्म में थे, लेकिन जब गैमेट बने तो दोनों टी सेपरेट हो गए, और गैमेट में ये वाला टी आएगा या ये वाला टी आएगा, दोनों के पास 50-50% चांस है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही वाला टी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा और ये वाला नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों फैक्टर के पास इक्वल चांस है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होने के। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि हम इसी लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि कौन से लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाई द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। अब सपोज करो कि मैंने आपको ये बताया कि बेटा इसमें जो गैमेट बना वो ये बना जिसके पास कैपिटल टी है, यहाँ से जो गैमेट बना वो ये बना जिसके पास स्मॉल टी है। आप ध्यान से सुनेंगे, जिस गैमेट के पास स्मॉल टी है तो क्या वो चांस रखता है कि वो टॉल प्लांट बना दे? नहीं ना भाई, उसकी खुद की कैपेसिटी तो ड्वार्फ प्लांट बनाने की है। जिसके पास कैपिटल टी है क्या वो ड्वार्फ प्लांट बना सकता है? नहीं, वो तो टॉल प्लांट ही बनाएगा। अब वो बात अलग है कि हम ये कहें कि दोनों टी में से कौन सा टी कैसा आया उसके बिहाफ पे प्लांट बनेगा। लेकिन अगर हम अकेले गैमेट की बात करते हैं तो वो जो फैक्टर उस गैमेट के पास होता है दैट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज प्योर फॉर दैट फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि ह्यूमन बींग्स में ये फीमेल होती है और ये मेल होता है। ठीक है, इनमें से फीमेल में एक एक्स बनता है और मेल के अंदर दो गैमेट बनते हैं बेटा, एक्स और वाई। अगर मान लो ये दोनों एक्स एक्स मिले तो फीमेल बन जाएगी, एक्स और वाई मिले तो मेल बन जाएगा। ठीक है, क्या जिस स्पर्म के पास वाई क्रोमोसोम है वो फीमेल बना सकता है? नहीं बना सकता ना। जिस स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम है क्या वो मेल बना सकता है? नहीं बना सकता। इसका मतलब जो फैक्टर, जो जीन, जो फैक्टर जिस गैमेट में होता है वो गैमेट उसके लिए क्या रहता है? प्योर रहता है। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि व्हाई द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। लिखेंगे बिकॉज द गैमेट इज ऑलवेज
because the gamete is always pure for the character. The gamete is always pure for the character that it has. कि जो कैरेक्टर उसके पास, जो फैक्टर उसके पास होता है, प्योर फॉर द कैरेक्टर की बजाय आप यहाँ पे फैक्टर लिख सकते हैं, बिकॉज गैमेट इज ऑलवेज प्योर फॉर द फैक्टर दैट इट हैज, कि उसके पास जो फैक्टर होता है वो हमेशा उसके लिए प्योर होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी गैमेट के पास कैपिटल टी है तो वो टॉल प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखता है, किसी के पास स्मॉल टी है तो वो ड्वार्फ प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखता है। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल विच इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। This law was also given on the basis of the Mendel's monohybrid cross. Got it? अब बेटा हम थर्ड लॉ के ऊपर आते हैं। मेंडल ने जो तीसरा लॉ दिया था उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल ने कितने लॉ दिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे? यही 3 लॉज। थर्ड वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ध्यान से सुनेंगे इस लॉ के बारे में भी। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहते हैं कि F1 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में एक फैक्टर तो आता है मेल से, एक गैमेट आता है फीमेल से। उसके बावजूद भी जो F1 जनरेशन के प्लांट हैं वो सारे के सारे एक ही पेरेंट से रिजेंबल करते हैं। भाई यहाँ से टोल का फैक्टर भी आया, यहाँ से ड्वार्फ का फैक्टर भी आया, इसके बावजूद सारे प्लांट टोल बने, ड्वार्फ कोई भी नहीं बना। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि एक फैक्टर तो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरे वाला एक्सप्रेस नहीं करता। तो वो फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है दैट इज नोन एज डोमिनेंट फैक्टर, और वो फैक्टर जो अपने आप को इसकी प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा दैट इज नोन एज रिसेसिव फैक्टर। और जो डोमिनेंट वाला फैक्टर है उसके ही अकॉर्डिंग उस इंडिविजुअल का फिनोटाइप बनेगा। दैट्स व्हाई द इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन आर रिजेंबल्स टू द वन पेरेंट। समझ में? कहने का मतलब क्या है कि F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट से एक एक गैमेट आया, उसके बावजूद भी वो एक ही पेरेंट के जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि जो फैक्टर डोमिनेट करेगा वो उसी के साथ रिजेम्बलेंस शो करेगा। हम कैसे डिफाइन करेंगे इस लॉ को? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in F1 generation, individual receive the factors from both the parents, कि दोनों पेरेंट्स से उसमें फैक्टर आए, रिसीव फैक्टर्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, स्टिल बावजूद इसके स्टिल दे रिजेंबल्स टू ओनली वन पेरेंट। इसके बावजूद भी वो एक ही पेरेंट से रिजेंबल करते हैं। क्यों होता है ऐसा? लिखेंगे because one factor is dominant, one factor which express itself, वो फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है which express itself is dominant, and other one, और दूसरा जो एक्सप्रेस नहीं करता is recessive। इस वजह से सारे के सारे इंडिविजुअल जो डोमिनेंट फैक्टर वाले होते हैं वैसे बनते हैं, एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो कितने लॉ बताए मैंने आपको मेंडल के 3 लॉज बताए जो कौन से क्रॉस के बिहाफ पे दिए गए थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे दिए गए थे। आ गया समझ में कि मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है? मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये कहता है कि एक कैरेक्टर की ट्रांसमिशन को कैसे स्टडी किया जाता है। आपको आई थिंक ये क्रॉस तो समझ में आ गया होगा। आप खुद भी बेटा प्रैक्टिस जरूर करें क्रॉस की करने की। फिर इसके बिहाफ पे मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, जिनमें से फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज द लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार इन लॉज को
लिखने के बाद रिवाइज जरूर करें, उनको लर्न करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके सोल्व करें। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी सेंड करूंगी, आपको कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करने, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और किस तरीके से मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया।